थोड़ा सा आसपास के लोगों का तो माहौल का फर्क तो पड़ ही जाता है। कल से छुट्टी रहेगी मंडे तक, मतलब सैटरडे तक, संडे तक। तुम्हारा गांव कौन सा, आदित्य? हाँ, नहीं, तुम्हारा घर कहाँ पर है, गाँव? नहीं, मुंगेली पास में ही है। तो घर तो जाओगे ना? हाँ, बस यही है, बाकी दीपावली है, उसके बाद फिर तो छुट्टी मिलती नहीं है फाइनली। चलिए, कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। दोनों आज कंप्लीट करते हैं, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स पहले देखते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या है आपका? कोस्टल प्लेन्स का मतलब ये है, along with the coast, along with the coast from Gujarat coast to Kanyakumari, in this side Subarnarekha river, from Subarnarekha river to Kanyakumari. A plain surface, a plain surface found, that is known as the कोस्टल प्लेन, है ना। कोस्टल प्लेन, प्लेन का मतलब भी है कि क्या है आपका, जो प्लेन है आपका, प्लेन सरफेस है, मतलब उसमें रिलीफ्स, माउंटेन्स, प्लेटोस टाइप की चीज़ें ज़्यादा। तो प्लेन एरिया का मतलब भी होता है कि जस्ट, क्या बताया था प्लेन की डेफिनेशन मैंने? प्लेन की डेफिनेशन बताया था कि जस्ट, हाँ, नियर टू सी लेवल, है ना। द एल्टीट्यूड ऑफ एनी पार्ट हैविंग जस्ट नियर टू सी लेवल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्लेन कहते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या है आपका, जो है, जैसे हम वेस्टर्न, इधर आपका वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट से हम लोग वेस्ट की ओर जाएंगे, और इधर आपका ईस्टर्न घाट से ईस्ट की ओर जाएंगे। दिस इज द ईस्टर्न घाट एंड इट इज़ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से इधर की ओर जाएंगे तो स्लोप धीरे धीरे कम होते जाएगा, और कोस्टल, अलॉन्ग विद द कोस्ट देर इज अ plain surface found, that is known as the coastal plains. In west it is known as the western coastal plain, in east it is known as the eastern coastal plain. और इसका जो फॉर्मेशन है इसको हम लोग कहते हैं, इट इज द result of erosion and deposition of sea waves. Erosion and deposition of sea waves. Coastal plains are the result of, coastal लिख लो, coastal plains are the results of erosion and deposition of sea waves. मतलब ये है कि जो सी वेव्स है और कुछ डिपोजिशन रिवर्स के थ्रू भी इधर खास करके हुआ है ईस्टर्न कोस्टल में। मतलब ये होता है कि जो सी वेव्स है, ये सी वेव्स आपकी कंटिन्यूसली मूव करते रहती है टूवर्ड्स कोस्ट, है कि नहीं। तो इसके द्वारा कुछ पहले, यदि मान लेते यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत ऊंचा भाग रहा होगा तो इसका इरोजन किया गया होगा, इरोजन हो गया, और फिर इन्हीं के द्वारा फिर यहाँ पे सेडिमेंट ला के डिपॉजिट भी किया गया होगा,
और कुछ रिवर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि नदियाँ भी इधर जा करके डिपॉजिट करती है, तो दैट्स वाई उसका प्लेन एरिया क्या हो गया आपका जो है कोस्टल के साथ साथ बन जाता है। समझ में आ रहा है आपका? कभी हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन, ये प्लेन के कोस्टल के साथ साथ कोस्ट के साथ साथ ये प्लेन रीजन कैसे बना, तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन, है ना। पहले इरोड हुआ होगा, इरोड होकर के प्लेटफॉर्म बना समतल, फिर उसमें कुछ डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन थ्रू सी वेव्स एज वेल एज सम रिवर्स का भी कंट्रीब्यूशन आपका जो है हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो है कोस्टल पार्ट में क्या बन गए आपके एक पूरा प्लेन सरफेस फॉर्म हो गए। आगे बस समझ में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसी को अलग अलग पढ़ना है, तो सबसे पहले आते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आ जाओ। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका जो है फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात कोस्ट टू कन्याकुमारी अप्रोक्स अगेन आपका जो है 1600 किलोमीटर, अप्रोक्स 1600 किलोमीटर में क्या है ये फैला हुआ है। एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी अप्रोक्सीमेटली इन 1600 किलोमीटर। आगे बस समझ में, एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू। अब इसी के फिर अलग अलग नेम्स है, इसी के फिर अलग अलग नेम्स है अलग अलग रीजन्स में। तो गुजरात में इसको हम लोग कहते हैं गुजरात कोस्ट, गुजरात में हम लोग क्या कहते हैं इसको जो है गुजरात कोस्टल प्लेन, गुजरात कोस्टल प्लेन, या इसको हम लोग ये पूरा का पूरा काठियावाड़ रीजन कहलाता है। दैट्स राइट, काठियावाड़ कास्ट भी बोल देते हैं, काठियावाड़ कोस्ट, इसको काठियावाड़ कोस्ट भी बोल देते हैं। आगे बस समझ में, है ना। गुजरात वाले पूरे पार्ट में गुजरात स्टेट के पूरे कोस्टल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, गुजरात कोस्टल प्लेन और काठियावाड़ कोस्ट, राइट। और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देखे तो ये वाइडेस्ट पार्ट है आपका, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वाइडेस्ट पार्ट। और इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा वाइडर कहाँ पर है, तो एट द माउथ ऑफ नर्मदा एंड तापी रिवर, यहाँ पे नर्मदा नदी और एक नीचे आपका तापी रिवर, बोथ रिवर्स ड्रेन्स इन कैम्बे बे, खंभात की खाड़ी कहते हैं हिंदी में, गल्फ ऑफ खंभात या कैम्बे बे कहते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों नदियाँ गिर रही है, अपना वाटर ड्रेन कर रही है, कहाँ पर आपका अरबियन सी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, तो उस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है विच वन इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ऑप्शन होता है आपका इसमें, एक तो गुजरात कोस्टल प्लेन है, इसमें भी सबसे ज़्यादा वाइडर कहाँ पर है, तो इन फ्रंट माउथ ऑफ नर्मदा एंड तापी रिवर। आगे भी समझ में, इन फ्रंट ऑफ लिख लीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ माउथ ऑफ नर्मदा एंड तापी रिवर, वाइडर देन एनी अदर रीजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आगे भी समझ में, मुकेश बाबू समझ में आया? ठीक है ना, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का सबसे ज़्यादा चौड़ा भाग कहाँ पर है, तो एक तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, तो काठियावाड़ तट पर है, और कभी कभी काठियावाड़ तट में भी कहाँ पर है, तो इन फ्रंट ऑफ माउथ ऑफ नर्मदा एंड तापी रिवर, राइट। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आ जाओ आपके जो है, ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर है सूरत, है ना, सूरत है आपका। तो फ्रॉम सूरत टू गोवा,
फ्रॉम सूरत टू गोवा। आपके जो है कोंकण प्लेन, इसको क्या कहते हैं हम लोग जो है, कोंकण प्लेन। क्या कहते हैं हम लोग जो है, कोंकण प्लेन कहते हैं। जस्ट जी, एक मिनट है, इसको सूरत सूरत से ही है ना। ठीक ठीक है, ठीक है। सूरत से गोवा, यहाँ पे दमन है सूरत के पास में, यहाँ पर कौन सा आपका, दमन टू गोवा कर देना इसको, फ्रॉम दमन टू गोवा। फ्रॉम, अभी तो लिखा ही नहीं आपने, दमन दमन टू गोवा, दमन यहीं पर है ना आपका, गुजरात, गुजरात वाले पार्ट में ही आपका वहाँ पर क्या है, दमन भी है। ठीक है, तो ये माइंड जो है हम लोग का ट्रेंड है, तो जहाँ पे थोड़ा सा लगता है कुछ डाउट लग रहा है, तो कई जगह पे माइंड इंडिकेट दे देता है कि नहीं यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तो दमन टू गोवा, तो दमन से गोवा तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉम दमन टू गोवा इट इज़ नोन एज द कोंकण प्लेन या कोंकण कोस्ट कहते हैं। आगे बस समझ में, दमन से गोवा के बीच में क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। ठीक है, सूरत से गोवा भी कोई बुरी नहीं है, दमन और सूरत लगभग पास पास में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गोवा टू मैंगलोर। गोवा तो कोंकण तट किन किन स्टेट में पड़ेगा, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोंकण किस किस स्टेट में पड़ेगा, तो गुजरात है ना, वही से स्टार्ट ही हो रहा है कि नहीं। फिर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सबसे मैक्सिमम रहेगा आपका, मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलेगा, और आपका फिर गोवा। तो ये तीन स्टेट्स में, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। इसी के नाम पे कोंकण ट्रेन है, हालांकि कोंकण कोंकण ट्रेन कर्नाटक तक जाती है, कोंकण रेलवे आपका जो है तो कर्नाटक तक रहेगा। तो गोवा से फिर मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर आपका जो है, तो गोवा से मैंगलोर ये कहलाता है आपका कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट या कनारा कोस्ट, दोनों वर्ड यूज होता है, कन्नड़ या कनारा कोस्ट कहते हैं। तो कनारा कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट कहाँ से कहाँ तक हो गया, हाँ, फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर it is known as the Kannada or Kanara caste, and it is the narrowest part of western plain, narrowest part of western plain, सबसे नैरो पार्ट है, सबसे सकरा है। आगे बात समझ में, फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर इट इज नोन एज द कन्नड़ या कनारा कास्ट, और नैरोएस्ट पार्ट आपका कहलाता है। उसके बाद फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी इट इज नोन एज द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट इन केरल।
केरल में। चलिए आगे, तो ये आपके पॉइंट्स याद रखने हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स इसमें और जो याद रखना है आपको, ये तो नाम याद रखने हैं कौन कौन से, कहाँ से। कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक हो गया, है ना। कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक हो गया, हाँ, फ्रॉम दमन टू, यहाँ पे दमन है, इसी के पास सूरत तापी नदी भी है, तो दमन टू गोवा, फिर गोवा टू मैंगलोर एंड मैंगलोर टू कन्याकुमारी, है ना। ये आपका कोंकण कोस्ट, ये हो गया आपका कनारा या कन्नड़ कोस्ट, है ना। कनारा है या कन्नड़, और फिर आपका मालाबार, राइट। तो ये ध्यान में रखना है, फ्रॉम दमन टू गोवा, गोवा टू मैंगलोर, मैंगलोर टू कन्याकुमारी, क्लियर है। इसके अलावा एक दो पॉइंट, जैसे मालाबार जो कोस्ट है केरल में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैगून लेक्स मिलते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ लैगून लेक्स फाउंड इन दिस मालाबार कोस्ट केरला। लैगून लेक्स क्या होता है बताऊंगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ लैगून लेक्स फाउंड इन केरला मालाबार कोस्ट। तो लैगून लेक्स क्या होते हैं बताओ, लैगून लेक्स क्या होते हैं, सुना है पहले कभी? नहीं सुना है। लैगून लेक्स, सबसे पहली बात, जैसी लैगून लेक्स का नाम आएगा समझ जाना कोस्टल रीजन में मिलेगी, पहली बात तो लैगून लेक्स फाउंड इन कोस्टल एरिया, और कोस्टल में मिल रही है तो डेफिनेटली किस प्रकार की लेक होगी, आपका सेलाइन वाटर लेक होगी, है कि नहीं। कोस्टल रीजन में है तो डेफिनेटली क्या होगी, आपकी सेलाइन वाटर होगी। अब बनती कैसे है, तो सी वाटर, जो सी वाटर होता है इनक्लोज्ड, सी वाटर इनक्लोज्ड inside the land, inside of land, due to any of cause क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सामने, ड्यू टू लैंड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, और coral reefs formed, मतलब ये सी है आपका, अब समुद्र का पानी जो है ये ऊपर तो चढ़ते ही रहता है, सी वेव्स के थ्रू भी चढ़ता है, टाइड्स के थ्रू भी चढ़ता है, टाइड्स या सी वेव्स कंटिन्यूसली चलते रहती है कि नहीं। तो ये जो पानी है ऊपर चढ़ा और यहाँ पर, और किसी कारण से ब्लॉक हो गया, जैसे यहाँ पे मान लेते सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया यहाँ पर आपका, तो ये पानी क्या हो गया, इधर ही ब्लॉक रहेगा आपका हमेशा के लिए, है ना। कोई ना कोई पार्ट इससे कनेक्टेड रहेगा, सी वाटर से कनेक्टेड रहेगा, बट पानी चढ़ेगा वहाँ पे रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा आपका जो, तो कुछ पानी हमेशा परमानेंटली यहाँ पर क्या होगा, लेक के रूप में आपका इनक्लोज रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। जैसे हमारी भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक है चिल्का लेक इन उड़ीसा, चिल्का लेक इन उड़ीसा इज द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये लैगून लेक का एग्जाम्पल है, तो लेक अलग से पढ़ेंगे अभी तो, लेकिन क्वेश्चन कभी आ जाए कि इन विच रीजन इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ लैगून लेक्स फाउंड, देन द आंसर इज मालाबार कोस्ट इन केरला, राइट। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर
आगे भी पढ़ेंगे, वैसे दो नाम कम से कम अभी याद कर लो। एक है आपका वेमनाड लेक, यहाँ पे मिलेगा एटलस में देखेंगे तो वेमनाड लेक आपका जो है और इसके अलावा यहीं पर और मिलेगा आपका अस्थाई मुड़ी लेक, अस्थाई मुड़ी लेक। तो ये दो लेक यहाँ पर मेनली आपके एटलस मिलेंगे आपको, अस्थाई मुड़ी लेक। चलिए आगे। चलिए, तो ये आपके याद रखना है किसके बारे में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशंस काफ़ी है, बाकी तो और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब आ जाओ नेक्स्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये कहाँ से कहाँ तक अभी बता ही दिया मैंने। फ्रॉम सोनरेखा रिवर टू कन्याकुमारी, सुवर्ण रेखा, रिवर टू कन्याकुमारी, क्लियर पॉइंट। अप्रॉक्स ये भी आपका 1300 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ लोग इसको जो है वेस्ट बंगाल तक भी मान लेते हैं, वेस्ट बंगाल वाला रीजन भी यहाँ तक, कुछ लोग वेस्ट बंगाल तक भी स्ट्रेचेस टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल भी मान लेते हैं, ठीक है। बट वेस्ट बंगाल में डेल्टा मिलता है, तो है तो भी प्लेन ही, लेकिन उसको अलग से हम लोग कई कुछ लोग कंसिडर करते, कुछ लोग वहाँ तक मानते, कुछ लोग नहीं भी मानते। तो ये ऑप्शंस देख लीजिएगा क्या क्या पूछता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिमाग में डाल सकते हो, क्लियर है। अब इसको भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेम है, इसका भी जो है अलग अलग नेम है आपके। जैसे सबसे पहला उड़ीसा में इसको उत्कल तट बोलते हैं, उड़ीसा में इसको जो है इन उड़ीसा इट इज नोन एज द उत्कल कोस्ट। आंध्र प्रदेश इट इज नॉर्दर्न कोस्ट, and Tamil Nadu is known as the Coromandel coast, Coromandel coast in Tamil Nadu, and it is Northern Sarkar in Andhra Pradesh. नॉर्दर्न सरकार आंध्र प्रदेश को काकीनाडा तट भी बोल देते हैं, इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो नोन एज द काकीनाडा कोस्ट, काकीनाडा कोस्ट। रुकेश क्लियर हो रहा है। आंध्र प्रदेश इट इज ऑल्सो नोन एज द काकीनाडा कोस्ट। तो ये पहले नाम याद रखने, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सा क्या क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा नाम आपको दिमाग में डाल के रखना है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या नाम दिए गए, उसके बाद ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। इसके अलावा एक दो नाम और है, इसमें कुछ यूज कर देते, कार्नेटिक प्लेन्स, एक वर्ड यूज कर देते कोरोमंडल कोस्ट के लिए, कार्नेटिक प्लेन्स वर्ड भी यूज कर देते, यहाँ पर जो है इसको कार्नेटिक प्लेन्स भी। फेमस है कार्नेटिक वगैरह, अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, बट गूगल का ज़माना है, गूगल में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाती है,
उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक प्लेन्स भी ध्यान रखना, कहीं पूछे तो ये ध्यान में रखना है। तो पहले तो याद रखना है कौन कौन सी प्लेन्स कहाँ कहाँ पे क्या नाम दिया गया है। उसके बाद कभी कभी इसी को रिवर के आधार पे पूछ देता है। जैसे यहाँ पे स्वर्ण रेखा था, यहाँ पे महानदी है, ये हो गई आपकी स्वर्ण रेखा रिवर। ये आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी, ये कौन सी नदी हो गई आपकी, नदी। और कौन सा मिलेगा, आपका जो है मेल क्वाड्रेटिक कॉस्ट बोल सकते हैं। कावेरी के बीच में फाइनली कोरोमंडल कॉस्ट, एंड कावेरी के बीच में कोरोमंडल। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये आपके हो गए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। चलिए, तो ये हो गए आपके जो है, इसमें और दोनों में कंपेयर करेंगे थोड़ा सा, तो विड्थ किसकी ज़्यादा है, इसको कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ना। किसकी ज़्यादा है आपकी जो है, ईस्टर्न की ज़्यादा है। तो दूसरा डिसेक्शन, आगे भी समझ में। डिसेक्शन मतलब कटाफटा, कटाफटा का मतलब समुद्री तरंगों ने ज़्यादा इरोड किया हुआ है, समुद्री तरंगों ने ज़्यादा इसको क्या कर दिया है, इरोड करके बीच बीच में आपका जो क्या बना दिया, ज़्यादा गैप बना दिया है, तो उसको डिसेक्शन कहेंगे, कटाफटा। यदि एक कॉस्ट हो गया, एक कॉस्ट हो गया, तो समुद्री तरंगों ने इसको ज़्यादा अंदर तक काट दिया है वेस्टर्न को, इधर उसका कंपेरिजन कम, इसीलिए वेस्टर्न कॉस्ट में ज़्यादा नेचुरल मिल, वेस्टर्न मोर हैविंग, कारण भी कभी पूछ देता है, तो कारण क्या हो गया, बिकॉज ऑफ मोर डिसेक्टेड टोपोग्राफी इन वेस्टर्न पार्ट देन ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ। क्या नाम है, टुकेश बाबू। अधिक कटा फटा है ना, डिसेक्टेड का मतलब अधिक कटा फटा है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, और कंटिन्यूटी में भी देखा जाए तो कंटिन्यूटी में ठीक है, इसका मतलब कंटिन्यूटी भी हो गया, सेम ही हो गया कि ये कटा ज़्यादा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी इसमें कम मिलेगी, इसमें ज़्यादा। इससे निकाल लोगे कि कौन ज़्यादा रेगुलरली या कंटिन्यूटी में एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें डिसेक्शन ज़्यादा है, तो डिसकंटिन्यूटी रहेगा बीच बीच में जो है। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की कंटिन्यूटी क्या मिलेगी,
कंटिन्यूअस मिलेगा, जबकि बीच बीच में ये क्या मिलेगा, डिसेक्टेड मिलेगा, राइट। तो उसी पॉइंट से निकल जाएगा। तो ये कंपैरिजन भी थोड़ा सा पॉइंट दिमाग में डाल देना है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, राइट। और कोस्टल प्लेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन, तो डेफिनेटली हाँ, जो 90% ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारा, वो किसके थ्रू होता है, 90% इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट्स के थ्रू होता है, थ्रू सी रूट्स। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, 90% इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द सी रूट्स। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए कोस्टल प्लेन्स क्या करेंगे, एक बेस प्रोवाइड करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया, दैट्स वाई मेनी ऑफ इंटरनेशनल पोर्ट्स, इंटरनेशनल डोमेस्टिक पोर्ट्स सभी जो है यहाँ पे मिलेंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए आप जो है कि नहीं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्या लिखोगे कि इट इज आपका जो है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज ऑफ मोस्ट 90% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द सी रूट्स, एंड फॉर सी रूट्स जो पोर्ट्स हमारे हैं वो क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। और पोर्ट्स कहाँ पे बनेंगे, कोस्टल प्लेन में ही बनाएंगे हम लोग, है कि नहीं। तो इस तरीके से पहला पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा और क्या सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हम लोग मेनली, और क्या होगा, ठीक है, हाँ, आपका जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, नेवी के लिए, इंडियन नेवी देश की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा हाँ, नहीं तो सुरक्षा में अलग से भी डाल सकते हो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यदि पहले देखे हम लोग, इसको तो लास्ट में डाल देना, मैरीटाइम सिक्योरिटी वाला। इकोनॉमिक पहले सोचो, तो इकोनॉमिक में और क्या सिग्निफिकेंस आएगा, तो हाँ, प्लेन्स का, कोस्टल प्लेन का इकोनॉमिकली, हाँ, टूरिज्म आपके है ना, जितने बीचेस है तो वह किसके लिए रोल प्ले करते हैं, टूरिज्म के लिए। गोवा हुआ है कि नहीं, मैं आपका गोवा, चेन्नई, तो जितने भी बीचेस है तो टूरिज्म के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस मिलेंगे कई सारे जो भी बीचेस है। और हाँ, पेट्रोलियम वगैरह कोस्टल रीजन से मिलते हैं। मिनरल्स, फॉर मिनरल्स, स्पेशली फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड गैसेस, पेट्रोलियम एंड गैस के लिए, जैसे मुंबई हाई, रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ इंडिया, मुंबई हाई, मुंबई हाई इज रिजर्व ऑफ इंडिया स्पेशली फॉर पेट्रोल एंड गैस। आगे बस समझ में, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा फिशिंग, फिशिंग भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई यहाँ पर, राइट। फिर एनर्जी, एनर्जी के लिए हमारे लिए जैसे टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एक वेव एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वेव एनर्जी पढ़ेंगे। और एक आपका ओटेक एनर्जी, टाइडल, वेव, ओटेक एनर्जी, टाइडल, वेव, ओटेक। ओटेक का फुल फॉर्म है एनर्जी कन्वर्सन, एनर्जी कन्वर्सन। ओटेक, तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके टरबाइन चला करके, अभी मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, बट ऑल दिस और ऑल दिस एनर्जी आपके क्या है, आपके जो है, ऑल दिस आर द पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर इन कोस्टल रीजन्स फॉर एनर्जीज एज ए रिसोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है।
तो ये थोड़ा तो टाइडल, वेव एंड ओटेक पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्स पढ़ाऊंगा तो टाइडल तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे वैसे। तो ये 3 प्रकार के, इसका फुल फॉर्म लिख लिया, ओशिन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, राइट। तो 3 प्रकार की एनर्जी के लिए, और बाकी पेट्रोलियम तो मिल ही रहा है, तो पेट्रोल भी एनर्जी का सोर्स है हमारा। तो इस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कोस्टल प्लेन्स आपके क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस तरीके से कभी, और एग्रीकल्चर है ना, लास्ट आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि जो डेल्टाई रीजन्स है, जैसे आपका महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, सभी डेल्टाई रीजन्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है कि नहीं। तो जितने भी डेल्टाइज पार्ट है, खास करके ईस्टर्न पार्ट में एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप है, बिकॉज ऑफ इट्स अ वाइडर एंड मेनी ऑफ बिग रिवर डेल्टास फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट्स वाई। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा क्या है आपके जो है एग्रीकल्चर में डेवलप्ड है। आगे बस समझ में, जैसे कोरोमंडल ऑफ साउथ इंडिया, राइस, आगे बस समझ में। तो ये सब, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस, कभी आ जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है कोस्टल प्लेन्स का। तो ये हो गया कोस्टल प्लेन्स का इंपॉर्टेंस। तो ये के कोस्टल प्लेन्स। अब हमारे बच जाते हैं लास्ट फाइनली आइलैंड्स। तो आइलैंड्स को फिर एक पूरी क्लास, आइलैंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड आइलैंड्स ऑफ, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक हमारा कौन सा होगा, आइलैंड्स, ठीक है। तो इसको रिवीजन करते रहो और जितना पढ़ा है, बाकी तुम्हारी 1-2 क्लास बैकअप हो जाएगी, फिर टेस्ट भी होगा। आइलैंड्स ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद एक बैकअप क्लास 1-2 दिन दे लूँगा, ठीक है। और फिर आपका जो है टेस्ट हो जाएगा एक फिजिकल का, फिर आगे अपन लोग ठीक है पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, क्योंकि फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो फिजिकल में ही आपका ये एक तो टोपोग्राफी हो गई, फिर क्लाइमेट थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसी में थोड़ा बहुत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट, आपका जो है वाटरफॉल्स देखेंगे, फिजिकल का ही पार्ट है, लेक्स, वाटरफॉल एंड आपका कुछ हॉट स्प्रिंग्स है 2-4 नाम, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद फिजिकल का पूरा हो जाएगा आपका, है ना। एक टेस्ट स्टार्टिंग में होगा, फिर बाद में क्लाइमेट पढ़ेंगे, क्लाइमेट, फिर नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, फिर सॉइल पढ़ेंगे और रिवर्स पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका फिजिकल में इतना चीज़ें पढ़ना है हमें, राइट। और उसके बाद फिर सिंपल सा वही मिनरल्स, आपके इंडस्ट्री, ये सब थोड़ा सा आएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में ये सब कवर करना पड़ता है, इन्हीं में ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी फिर देखिए क्लास में, एक क्लास में मिनरल्स, एक क्लास में आपका इंडस्ट्री, वो आपके कवर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पढ़ना है, तो जितना रिवीजन कर लो। और कल परसों तो छुट्टी है, मंडे को क्लास रहेगी, तो सभी लोग मंडे तक आ जाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, है कि नहीं। आ जाओगे ना मंडे तक, दसरा सैटरडे है, संडे तो आ ही जाओगे शाम तक, और मंडे से फिर रेगुलर क्लास रहेगी। तो छुट्टी का एंजॉय भी करो, और जो पढ़ा लिया गया उसको थोड़ा सा रिवीजन भी करो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए सप्ताह में एक दिन होना चाहिए, क्योंकि पूरे वीक में क्या क्या पढ़ा, और पिछले पिछले वीक में पिछले पिछले वीक में कितना पढ़ा था, तो उन सब का रिवीजन भी बीच बीच में एक दिन सप्ताह में होते रहना चाहिए। नहीं तो फिर 1 महीना पहले की चीज़ें आप पूरी तरह से भूल जाओगे, फिर उतना ही मेहनत करना पड़ेगा नए तरीके से। तो रिवीजन का मतलब ये होता है कि रिवीजन कर लो, फिर लंबे समय तक आपको फिर भूलोगे नहीं, है ना। हम क्या होता भूलते कि जैसे आज पढ़ा, अब उसको 1 महीने तक हमने 0 पे पहुंच गए। तो जनरली साइकोलॉजी ये कहती है कि पहली बार पढ़ा उसको एक बार वीक में एक बार रिवीजन कर लो,
तो पहली बार जब पढ़ोगे 1 वीक के बाद आप 50% याद रहेगा, 50% क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। फिर उसको दोबारा जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ 30% भूलोगे, 70% क्या रहेगा आपका, याद रहेगा। तिबारा रिवीजन करोगे तो फिर 10% भूलोगे, 90%। तो चौथा पांचवा बार कर लो तो फिर हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग पढ़ाते, कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो पहली बार नोट्स या सब कुछ कुछ सामने रखना पड़ता है, दोबारा पढ़ाएंगे तो कम देखना पड़ता है, तिबारा पढ़ाएंगे तो और कम देखना पड़ता है, और उसके बाद लगभग नहीं देखना। एक आध जगह डाउट होता है, जैसे एक आध जगह कभी कभार माइंड कहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक, मतलब लग रहा है कि कुछ डाउट्स हो रहा है। तो जैसे आज सूरत से था लेकिन डाउट क्लियर किया, दिमाग ने कहा कि नहीं कुछ तो यहाँ पे सूरत वर्ड जो है फेमिलियर नहीं लग रहा है माइंड में, तो दमन था वो एक्चुअली एग्जैक्टली, हालांकि वहाँ से भी कोई गलत नहीं है, दमन और सूरत पास पास में ही है। तो लेकिन बुक्स या जनरली जो फेमस है दमन टू गोवा, तो लेकिन मैं उसको सूरत टू गोवा बोल रहा था, तो मेरा माइंड जो है उसको प्रोसेस करते हुए रिप्लाई कर रहा था कि नहीं यहाँ पे कुछ आपका जो वर्ड सूरत नहीं है, कुछ और वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि अब क्या है कि हम लोग आते हैं तो कुछ देखते वेखते नहीं, ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स कुछ वो भी देखने की ज़रूरत, ये सब फैक्ट्स जो रेगुलर वाले फैक्ट्स है तो उसमें हमको देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक, इतने सालों से पढ़ा रहे तो। लेकिन कभी कभी कुछ पढ़ाते पढ़ाते माइंड में एक रिफ्लेक्शन आ जाता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता रहा हूँ, माइंड कह देता है कि नहीं यहाँ पे कुछ जो बता रहे वो कुछ गड़बड़ है, तो उस समय हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो वो रहता है। तो इसलिए जितना रिवीजन करोगे उतना ही चीज़ें आपके अंडर आते रहेंगी, तो इसलिए रिवीजन वीक, एक दिन ना वीक में छुट्टी ज़्यादा मिल गई लंबी तो उसमें पूरा रिवीजन काम पहले करो। हालांकि पढ़ने का मन इतना आसानी से नहीं करता है, लेकिन बस सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में इतना ही अंतर है। तो तुम उस समय मेहनत कर रहे होंगे, चलिए तो एंजॉय करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, कुछ पढ़ भी लेना, याद भी कर लेना।